नमस्कार, मैं विप्लव देव, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, भारतीय इतिहास संकलन समिति करीमगंज डिस्ट्रिक्ट की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे लाइव सेशन पे। आज हमारे बीच है डॉक्टर जूली शर्मा, who is working as a research associate of Indian Council of Historical Research in Guwahati. Besides, she is the Sah Mahila Pramukh of Bharatiya Itihas Sankalan Samiti, Assam Prant, and also the Karyavahi Sampadak of Itihas Varta magazine. Good evening, Baido. I welcome you on behalf of our committee. The topic that you selected is ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय नारी, that is Indian women in historical perspective. Baido, start कोई लोग अपन ये जी, नमस्ते। अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के संबद्ध भारतीय इतिहास संकलन समिति असम के अंतर्गत भारतीय इतिहास समिति करीमगंज जिले द्वारा अभी कोरोना महामारी के चलते समय संपूर्ण भारतवर्ष में जो लॉकडाउन हुए हैं उस समय की सदुपयोग करते हुए ऑनलाइन व्याख्यानमाला की जो कार्यक्रम कर रही है उसके लिए करीमगंज जिले की सभी कार्यकर्ता, विशेषतः संपादक डॉक्टर नीलांजन दे जी को मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। सच में भारतीय इतिहास संकलन समिति करीमगंज जिले ने भिन्न भिन्न विषयों को लेकर भारतवर्ष के साथ हमारे उत्तर पूर्व की क्षेत्र को जोड़ने की जो कोशिशें की है यह सराहनीय एवं उत्साहवर्धक है। आज इस ऑनलाइन व्याख्यानमाला की भागीदार बनने की जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुई है उसके लिए मैं तहे दिल से करीमगंज जिले की आभार व्यक्त करती हूँ। इस ऑनलाइन व्याख्यानमाला में भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से जो विद्वत जन हमें सुन रहे हैं उन सभी विद्वत जनों को मेरे सादर प्रणाम और नमस्कार। मेरी मातृभाषा असमिया है, लेकिन मैं अपना विषय प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही हूँ राष्ट्रभाषा हिंदी में। जो भी गलतियां होंगे आप सुधार के मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हम सब जानते हैं कि भारत का इतिहास जो हम आज पढ़ते आ रहे हैं, हमें ऐसा नहीं लगता है कि सचमुच ये हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पाठ्य पुस्तक में जो भारत का इतिहास हम पढ़ने को मिलते हैं वो सब मुगल या अंग्रेजों के द्वारा, आक्रांतों के द्वारा उद्देश्य प्रणीत भाव से या उनके हिसाब से तोड़ मरोड़ करके लिखे गए थे, जिसमें दरअसल प्रकृत भारतीय सभ्यता को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय दर्शन को या भारत के स्थिति को उजागर नहीं की गई थी। और इसलिए ही अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना यह प्रयास करती है कि भारत का सटीक जो इतिहास है, जो सत्य पर आधारित है, जो सही है, उसे वर्तमान समाज और नई पीढ़ी के सामने निरपेक्ष रूप से या भारतीय दृष्टिकोण से रखा जाए। क्योंकि भारतवर्ष में कहा जाता है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पुरावृत्तम कथारूपम इतिहासं प्रशक्षते, अर्थात इतिहास वो है जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थों की बातें हो और जिसमें उपदेशात्मक बातें निहित हो, वही इतिहास कहलाती है। और इसलिए ही भारत में हम सभी रामायण हो, महाभारत हो या हमारे वैदिक ग्रंथ हो, इन सभी को, जैसे सार वेद है, पुराण है, उपनिषदें है, इन सभी को इतिहास के स्रोत मानते हैं, आधार मानते हैं, इतिहास ग्रंथ मानते हैं। लेकिन अंग्रेजों द्वारा लिखे गए पाठ्य पुस्तकों में इन सभी को, ग्रंथों को, शास्त्रों को अतिकल्पित या काल्पनिक बोले गए थे। लेकिन यह बात सच नहीं है, यह सब कल्पित कहानी नहीं है, जिसकी प्रमाण आज के वैज्ञानिकों ने भी दी है। जैसे हम सरस्वती नदी के बारे में कह सकते हैं, फिर हम कह सकते हैं रामायण युगीन जो राम सेतु के बारे में भी हम लोग कह सकते हैं। इसलिए
हमारे आज की जो ये व्याख्यान की विषय है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय नारी, उसमें हमने जो वैदिक कालीन है, जो रामायण महाभारत या पुराण कालीन भारतीय नारी है, जिनको लेकर हम आज भी अपने आप को गर्वित महसूस करते हैं, उन सब भारतीय मनीषी महिषी की कीर्ति पर चर्चा करने की कोशिश की है। और इसमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र की जो तेजस्विनियों की अवदान है, उन सब की नाम भी मैंने सम्मिलित की है। हिंदी साहित्य के अग्रणी कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नख पक्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। सच में प्राचीन काल से ही भारतीय समाज जीवन में नारी को शक्ति, श्रद्धा और भक्ति की स्वरूप माना गया है। विद्वान लोग कहते हैं, मानव जीवन का प्रारंभ ही नारी की गोद में होती है और नारी ही इस सृष्टि का मूल है। नारी ऐसी ही एक शक्ति है जिसके लिए एक परिवार, एक संप्रदाय, एक जाति, एक समाज, एक राष्ट्र उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। भारतीय संस्कृति, समाज और सभ्यता के सभी नारियों ने एक नया मोड़ दिया है। भारतीय इतिहास में इन नारियों की महत्वपूर्ण योगदान को कभी भूला नहीं जा सकता अथवा हमें इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। प्रसिद्ध इतिहासविद प्रोफेसर सतीश चंद्र मित्तल जी कहते हैं, भारत विश्व का प्राचीनतम देश एवं जीवित राष्ट्र है। यह सर्वमान्य है कि किसी भी प्राचीनतम सभ्यताओं ने नारी को इतना गौरव, गरिमा तथा उच्चतम सम्मान नहीं दिया गया जितना भारत ने दिया। इतिहास भी इसकी गवाह है कि भारतीय नारी कभी अबला दुर्बला नहीं थी और ना आज है, क्योंकि प्राचीन काल से ही भारतीय नारी ने ऋषिका, वीरांगना और प्रशासिका इन तीनों रूपों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था अर्थात वैदिक युगों की नारियों की अगर बात हम करते हैं, तब वैदिक युगों में हमें मंत्र दृष्टा ब्रह्मवादिनी ऋषिका के रूप में नारी को दिखाई देती है। जैसे विश्व के प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में विश्ववरा, लोपमुद्रा, घोषा, काक्षीवती, कात्यायनी आदि, ऋग संहिता में इंद्राणी, सर्पराजी, उर्वशी, यमी आदि, सामवेद में गोधा, गोपायना, भाषा आदि, उपनिषद काल में ब्रह्मवादिनी वेदज्ञ ऋषिका गार्गी, जिन्होंने ऋषि यज्ञवल्क्य के साथ शास्त्रों की प्रतियोगिता में भाग ली थी और जिसके कारण ही बृहदारण्यक उपनिषद की ऋषियों की निर्माण हुए थे। ठीक उसी तरह उस समय के और एक ब्रह्मवादिनी ऋषिका थे, मित्र ऋषि के पुत्री और यज्ञवल्क्य ऋषि की दूसरी पत्नी मैत्रेयी, जिन्होंने ज्ञान और अमरत्व की खोज करने के लिए अपने पति को साथ जंगल में चले गए थे। और हजारों वर्षों से पहले मैत्रेयी ने अपनी विद्वता से केवल स्त्री जाति की मान ही नहीं बढ़ाया, बल्कि उन्होंने यह भी सच साबित करके दिखाया कि पत्नी धर्म को निर्वाह करते हुए भी नारियां ज्ञान अर्जन कर सकती है। रामायण कालीन युग की हम अगर बात करते हैं तो हमें मिलते हैं वहां पे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रूपी श्री रामचंद्र की माता कौशल्या, जिन्होंने हृदय विदारक पीड़ा को अपने हृदय में छिपाकर अपने पुत्रों को हंसते हुए वन गमन के लिए संस्कारित की थी, जिसकी व्यक्तित्व के वर्णन रामायण और रामचरितमानस जैसे ग्रंथों में विस्तार से मिलती है। फिर हम कह सकते हैं जनक नंदिनी श्री राम की पत्नी सीता के बारे में। सीता एक ऐसी नारी थी जिन्होंने अपनी पति परायण, पतित भावना, भक्ति भावना, मृदुता, सहनशीलता, स्नेहमयी, वात्सल्यमयी, आत्मविश्वासी, साहसी आदि गुणों से भारतीय नारियों के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत की थी। लोकापवाद के कारण सीता निर्वासित होती है, अग्नि परीक्षा देती है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने उदार हृदय और सहिष्णु चरित्र की परित्याग नहीं करती और न ही अपने पति को दोष देती है, बल्कि राम को
कि हर जन्म में पति के रूप में पाने के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। उस समय की ही और एक महान तपस्विनी थी जो ऋषि वशिष्ठ की पत्नी थी। आकाश में दिखने वाले सप्तर्षि मंडल में स्थित वशिष्ठ के पास जिसको हमें दिखाई देती है वो है अरुंधति। आज भी भारतवर्ष की नवविवाहिता नारियों ने पति की मंगल कामना करते हुए उनकी पूजा करती है। फिर भील समुदाय के सवरी जाति के राजा की बेटी श्रमणा अथवा सवरी के बारे में भी हम कह सकते हैं, जिन्होंने अपने विवाह में जानवरों की बलि चढ़ाने के खिलाफ थी और उसी कारण बिना विवाह किए ही रात के अंधेरे में जंगल में चली गई थी, जिन्होंने मातंग ऋषि की सेवा की थी और जिसकी सखा हुआ फल भगवान रामचंद्र ने खाई थी। महाभारत कालीन समय की अगर हम बात करते हैं तो एक ऐसी ही महान नारी की हम नाम ले सकते हैं, वो है गांधार प्रदेश की राजकुमारी महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी, जिन्होंने अपनी भाभी पति अंधा होने की बात सुनकर ही अपनी आंखों में पट्टी बांध ली थी, जिसमें वो अपना पतिव्रत धर्म की पालन कर पाए। ठीक उसी तरह पंच पांडव की मातृ कुंती भी अपने पुत्रों को संस्कार और उपयुक्त शिक्षा देने के कारण उल्लेखनीय और प्रशंसनीय रही। महाभारत कालीन युग के और एक महिषी नारी है, वो है द्रौपदी। भारतवर्ष के इतिहास में द्रौपदी ही शायद अकेली एक ऐसी नारी थी जिसने सबसे ज्यादा कष्ट सहा, अपमान सहा। फिर भी महाराज द्रुपद की पुत्री और पंच पांडव की पत्नी द्रौपदी ने हर कदम पर अपने पतियों को साथ दिया, उन लोगों की मदद की थी। उनके चरित्रों की पतिव्रता को उजागर करते हुए उनके जीवन के आधार पर सैकड़ों ग्रंथ लिखे गए थे। उसी तरह हम अगर नाम ले सकते हैं दो महिषी की, एक है भगवान कृष्ण की जन्मदात्री मातृ देवकी और एक उनको लालन पालन करने वाली मातृ यशोदा। माता देवकी ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय कारागार में ही बिता दिए थे और कृष्ण को यशोदा ने ही पाल पोष कर बड़ा किया और कृष्ण की माँ यशोदा को ही भारतवर्ष के इतिहास में एक आदर्श माँ बनकर अजर अमर हो गई। उस समय भारत की उत्तर पूर्वी प्रदेश की चित्रंगदा, उलूपी, भानुमति आदि महिषियों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दी थी। भारतवर्ष ऐसे एक देश है जिसमें समय समय पर ईरानी, ग्रीक, यूनानी, शक, कुषाण, हुन, पाठान, मुगल, अंग्रेज आदि अनेक विदेशियों ने आक्रमण करके अपना शासन जमाए बैठे थे। मध्य युग में इन सब आक्रमणों की वजह से हमारे देश की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व्यवस्थाओं की अवनति होने के साथ साथ भारतीय नारी जीवन को भी अवनति हुई थी। भारतीय समाज के धरोहर को संभालने वाली भारतीय नारी की स्थिति सती प्रथा, पर्दा प्रथा, देवदासी प्रथा, हरम प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, दहेज प्रथा, विधवा की मुंडन करना, मीना बाजार आदि जैसे व्यवस्था की वजह से दयनीय हो गई थी। नारी को भोग्य समझने लगे थे। हर कदम में नारी को अपमानित की जाती थी। नारी की एक ऐसी दयनीय स्थिति को देखकर ही शायद हिंदी साहित्य के अग्रणी कवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखे थे, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, असल में दूध और आंखों में पानी। लेकिन भारतवर्ष के इस पुण्य भूमि में भारतीय नारी को अबला, दुर्बला बनाने वाले ऐसे परिस्थितियों ने ज्यादा दिन अबला बनाकर नहीं रख पाए, क्योंकि भारतीय नारी की इस दयनीय अवस्था को सुधारने के लिए इस धरती में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अक्षय कुमार दत्त आदि जैसे अनेक सुधारकों ने भारतीय नारी की सोए हुए अस्मिता को पुनः जागृत की थी। राष्ट्रहित के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए इस भूमि में अनेक वीरांगना और प्रशासिका ने भी जन्म ली थी।
जैसे हम जानते हैं कि राजा दाहिर की पत्नी और दो पुत्रियां सूरज देवी और परिमल देवी। फिर हम रानी पद्मिनी की बात कर सकते हैं। गुजरात के राय कर्णदेव द्वितीय की पुत्री देवल रानी के बारे में बोल सकते हैं। गोंदवाना की महारानी दुर्गावती, जिन्होंने अकबर के सेनापति आसफ खान से लड़कर अपनी जान देने से पहले 15 वर्ष तक शासन की थी। अकबर की शक्तिशाली सेना के खिलाफ लड़कर सान बीबी ने अहमदनगर की रक्षा की थी। रानी कर्णावती, गुरु गोविंद सिंह जी के मां गुजरी आदि ने भी अपने देश के लिए खुद को बलि चढ़ाई थी। फिर हम हमारे प्रांत के दो वीरांगना के बारे में बोल सकते हैं। मुलागा भरू, जिन्होंने तुर्बक के साथ लड़ाई की थी अपने राज्य के लिए। ऐसे ही इतिहास के पन्नों में ऐसी एक वीरांगना की कहानी है जिन्होंने अहोम राजवंश के लिए, असम के लोगों के लिए नरक की यातना सहकर अपने जीवन का बलिदान दी थी। यह कहानी असम की तेजस्विनी बेटी जयमती की है, जिसकी कहानी सुनने के बाद शायद पत्थर भी पिघल जाएंगे। शिवाजी की मां जीजाबाई, जो एक वीरांगना के साथ एक प्रशासिका भी थी, जिसकी क्षमता के कारण क्वीन रिजेंट के रूप पदवी स्थापित की गई थी। रजिया सुल्ताना दिल्ली पर शासन करने वाली एकमात्र महिला सम्राज्ञी थी। संत कवयित्री मीराबाई, ताराबाई आदि अनेकों ने उस समय में भारतीय नारी की स्थिति को संभाल के रखी थी। उन सब वीरांगनाओं के वजह से धीरे धीरे भारतीय नारी को भारतीय इतिहास में पुनः सम्मान पूर्वक स्थान प्राप्त होने लगे। आधुनिक युग के ऐसे ही एक वीरांगना थी कर्नाटक में कित्तूर रियासत की रानी कित्तूर चेन्नम्मा, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की नेतृत्व दी। कर्नाटक की महारानी अबक्का रानी में पुर्तगाली सेना के खिलाफ सुरक्षा की नेतृत्व ली थी। ठीक उसी तरह झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के भारतीय विद्रोह की झंडा बुलंद की थी। भारतवर्ष के आजादी के संघर्ष में भारतीय नारियों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जैसे भिकाजी कामा, एनी बेसंत, प्रीतिलता वाडेकर, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपालनी, राजकुमारी अमृत कौर, कस्तूरबा गांधी, उत्तर पूर्व प्रांत की नागारानी गायदिनीलू, कनकलता बरुआ आदि प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी की झांसी की रानी रेजिमेंट कैप्टन लक्ष्मी सहगल सहित संपूर्ण रूप से महिलाओं की ही सेना थी। चंद्रमुखी बसु, कादम्बिनी गांगुली, आनंदी गोपाल जोशी, चंद्रप्रभा सैकियानी, पुष्पलता दास आदि जैसे भारतीय नारियों ने शैक्षणिक डिग्रियां उस समय में हासिल की थी। इसी तरह भारतीय नारी ने अपने खोए हुए सम्मान स्थान को समाज में पुनः प्रतिष्ठा की थी। स्वतंत्र भारत वर्ष में आज की नारी प्रधानमंत्री बन सकती है, राज्यपाल, राष्ट्रपति, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पुलिस, अध्यापिका, नेता, वैज्ञानिक, यहाँ तक कि भारतीय सेना में भी नियुक्त होकर अपने कर्तव्य बखूबी पालन कर सकती है और पालन कर रही है। धर्म, शिल्प, विज्ञान, गृह कार्य, स्वास्थ्य, रंधन प्रणाली आदि हर जगह में आज की नारियों ने अपने स्थान बनाने में सक्षम हुई हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि भारतवर्ष की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, कवयित्री के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू जी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला जी, जो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी, भारतीय पुलिस सेवा में भर्ती होने वाली प्रथम भारतीय नारी किरण बेदी जी, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार जी,
पूर्व प्रतिरक्षा तथा मंत्री तथा वर्तमान भारत वर्ष की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, हमारे असम प्रांत की मामनी रेशम गोस्वामी जी जैसे अनेक भारतीय नारियों ने अपने दायित्व और कर्तव्य से भारत वर्ष के इतिहास में अपनी जगह लेने में सक्षम हुई है। इसी तरह ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय नारी की अगर हम बात करते हैं तो हमें ज्ञात होती है कि भारतवर्ष के इतिहास में प्राचीन कालों से ही निर्भीकता, त्याग, संयम, क्षमा, भक्ति, कोमलता, उदारता, दया, तेजस्विता, ममतामयी, धैर्यशीला, सहनशीला आदि गुणों की आभूषणों से भारतीय नारी सालंकृता है। और इसीलिए ही शायद नारी को कभी एक नदी, कभी भूमि और कभी एक वृक्ष के रूप में तुलना की जाती है। भारतवर्ष के इतिहास के पन्ने पलटने से ऐसी ही अनेक ऋषिका, विदुषी, वीरांगना नारी की कहानी मिलती है जिन्होंने हमारे इस भूमि को तपोभूमि बनाकर हमें धन्य की है, हमें गर्वित की है। उन सभी तेजस्विनी महिषी को मैं नमन करती हूँ और जो अनगिनत महिषी के नाम आज भी भारतवर्ष के इतिहास में नहीं है, जिन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई थी, उन सभी को भी मैं नमन करती हूँ। और इस मंच के जरिए मैं सभी को अनुरोध करना चाहती हूँ कि भारतवर्ष के प्रांत प्रांत की जो भी नारियां अपनी समाज, देश के लिए कुछ अच्छे काम की है, जिसकी कहानी अभी भी लिपिबद्ध नहीं है, उन सभी की कहानी भविष्य की पीढ़ी के सामने समाज में उजागर करे और अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना की इस महान यज्ञ में अपनी ओर से थोड़ी सी घृताहुति प्रदान करके इस यज्ञ को सफल करने में सहायक बने। हम चाहते हैं कि आज की हर एक नारी ऐसी ही गुणगत शिक्षा ग्रहण करे और खुद के साथ साथ अपने धर्म, संस्कृति, परंपरा की भी रक्षा करे और अपने घर, परिवार, समाज तथा राष्ट्र को उन्नति के मार्ग पर ले चले। प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर सतीश चंद्र मित्तल जी ने भी यह चाहते थे कि आज पुनः वैदिक समाज के अनुकूल भारत के मातृत्व के भाव, पत्नी के सखा भाव, बहनों के प्रति उदात्त आदर तथा पुत्रियों के प्रति स्नेही व्यवहार को न भूलना है। आवश्यकता है कि भारतीय नारी का विकास हजारों वर्षों के भारतीय जीवन मूल्यों के आधार पर हो, न कि पाश्चात्य की आंधी में प्रभावित हो। पर समयानुसार आवश्यक परिवर्तन तथा संशोधन अनिवार्य हो। पुरानी नींव, नया निर्माण हमारी वैश्विक तथा वैज्ञानिक दृष्टि होनी अवश्य चाहिए। आज हमने कुछ किताबें पढ़ के, इंटरनेट से सहायता लेकर ये जो विषय प्रस्तुत की है, यह तो भारतवर्ष के इतिहास रूपी विशाल समुद्र के दो चार बूंद ही है। इसलिए आप सभी से मेरे निवेदन है कि आप लोग भारतवर्ष की इस समुद्र को भावी पीढ़ी के सामने सही ढंग से रखें और सीता सावित्री की इस देश में जन्म लेने की गर्व अर्जन करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए पुनः एक बार आप सभी को मेरी प्रणाम और करीमगंज जिले समिति को आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद भाईदो, आपने बहुत सुंदर तरीके से महिलाओं के योगदान के बारे में कहा, जो कि युगों युगों से चलता आ रहा है, अभी भी चल रहा है। इतिहास गवाह है इस बात का कि सनातन धर्म में महिलाओं को कितना महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। ऐसे कई सारे महिलाएं हैं जिन्हें हम माता के रूप में पूजते हैं। तो आपने भी बहुत कुछ नया कहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने कई सारी कठिनाइयां झेलकर भी समाज में कई तरह के सुधार लाने की चेष्टा की और वे सफल भी हुए। और मैं सभी को
धन्यवाद कहना चाहूंगा व्यूअर्स जो हमारे साथ जुड़े रहे। आशा करता हूँ कि आपके साथ फिर से जुड़ने का मौका मिलेगा मैम। जी और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं जी, मैं आप सभी सबको को देना भी चाहूंगा। मेरी ओर से दिवाली तो की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, तो next Sunday we will be coming live with another speaker, so stay tuned with us. Jai Hind.